धर्मपुर गांव में राखी अपने पति और बच्चों के साथ रहा करती थी, लेकिन राखी के पति की कुछ महीने पहले ही एक हादसे के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद राखी और उनके 2 बच्चे अनाथ हो चुके थे। राखी तू ठीक तो है ना? आज सुबह सुबह तू बच्चों को मार रही थी, मैंने सुना उन्हें रोते हुए। घर में अन्न का दाना नहीं है और ये बच्चे हर वक्त कुछ न कुछ खरीदने की जिद करते रहते हैं। अरे कहाँ से लाऊं मैं पैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने सुना है सरपंच जी को घर में काम करने वाले की जरूरत है। अगर तू सरपंच जी के घर पे झाड़ू पोछा बर्तन कर सकती है तो चली जा वहाँ। इस वक्त तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अपने बच्चों को भूखा देखा नहीं जा रहा मुझे। इतना कहने के बाद राखी अपने बच्चों को घर में ही छोड़कर सरपंच जी के घर पहुँचती है। अच्छा, तो तुझे बिजली ने भेजा है। तू घर के काम करना तो जानती है ना? खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लेगी? हाँ, मैं सब कर लूंगी मालिक। सरपंच राखी को अपने घर काम पर रख लेता है। इस बात को करीब 1 सप्ताह बीत चुका था। राखी सरपंच के घर अच्छे से काम कर रही थी। सरपंच की पत्नी कलावती को राखी का काम भी बहुत पसंद आ रहा था। तेरे पति की मौत कैसे हो गई? मेरे पति मजदूरी करते थे। ईंटा ले जाने के दौरान वो सीढ़ियों से गिर गए और कई दिनों तक अस्पताल में रहे। उसके बाद उनकी मौत हो गई। ये अनहोनी किसी को नहीं छोड़ता। कोई बात नहीं, खाना बचता है ना तो तू अपने बच्चों के लिए ले जाया कर। दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी सरपंच के घर में लगी बड़ी सी घंटी टन टन की आवाज करती है। अरे बाप रे, मैं तो डर ही गई थी। इस घड़ी को देखकर मुझे अपने नानी के घर की घड़ी याद आ गई। मेरा मायका बहुत अमीर था मालकिन, लेकिन मेरी किस्मत में एक ऐसा घर लिखा था जहाँ खाने के लिए भी सोचना पड़ा, और आज मेरी ऐसी स्थिति हो गई। वरना मेरे घर पर नौकर चाकर सब थे। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सच ही कहते हैं किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। वैसे ये घड़ी बहुत पुरानी है, उनके दादाजी के समय की। ऐसा ही, बिल्कुल कॉपी घड़ी मेरे नानी के घर में थी, और वो घड़ी मुझे बहुत पसंद थी, और उसकी वजह से मैं समय पर स्कूल जाती, समय पर पढ़ाई करने बैठती और समय पर उठती भी थी। राखी को अब उस घड़ी से लगाव सा हो जाता है, क्योंकि वो जिस समय सुबह सरपंच के घर आती थी उस वक्त वो घड़ी बजा करती, और जब निकलती तब भी वो उस घड़ी के बजने के साथ ही निकलती। ऐसे ही समय निकल रहा था। एक रोज देर शाम जब राखी घर जाने लगती है तो सरपंच राखी को रोकते हुए कहता है, तुझे समय पर पैसा भी मिल जाता है, और आजकल तो तू खाना इतना बना लेती है कि जो बचता है वो खुद के और अपने बच्चों के लिए लेकर जाती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुझे आज खेत में काम करना होगा। खेत में काम करने वाले मजदूर नहीं आए हैं, सिर्फ 2 घंटे। लेकिन मेरे बच्चे वहाँ मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे मालिक। मैं कल आते ही सबसे पहले खेतों में काम कर दूंगी, फिर घर का काम कर दूंगी मालिक। जिस तरह तुझे समय पर पैसा मिल जाता है, उस तरह मुझे समय पर काम मिलना चाहिए। अभी ये खाना वापस रख, जब खेत में काम करके लौटेगी तो इसे ले जाना। अब सरपंच राखी से ज्यादा काम करवाने लगा था, जिस वजह से राखी लेट हो जाया करती। एक रोज जब राखी रात के करीब 8-9 बजे घर जा रही होती है, तभी उसे बिजली घर आते देख लेती है। राखी, तुझे तो मैं सुबह 7 बजे ही सरपंच जी के घर जाते हुए देखती हूँ, लेकिन तू इतनी रात घर लौट रही है। कहीं वो तुझसे ज्यादा काम तो नहीं करवा रहे? अब कर भी क्या सकते हैं दीदी, वो लोग तो जब मुझे आते हुए देखते हैं कुछ न कुछ काम करवाने लग जाते हैं। अब मैं उन्हें मना भी करूँ तो कैसे करूँ? काम छूट जाएगा, और काम छूट गया तो खाने पीने पर भी आफत हो जाएगी। ये अमीर लोग होते ही ऐसे, गरीबों का सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं। कोई बात नहीं, मैं तो कहती हूँ तू सुबह भी लेट जाया कर। जब ये लोग तुझे लेट आने देते हैं तो तू क्यों टाइम पर जाती है? राखी भी 1-2 दिन काम पर लेट जाती है, जिसके लिए सरपंच राखी को खूब सुनाता है। सरपंच जी, मैं कई महीनों से रात में घर लेट जाती हूँ। बच्चे भूखे मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। आपको जितना काम करवाना है आप मुझे 7 बजे तक करवा लिया करिए। सरपंच राखी की एक नहीं सुनता और रोज ही उसे लेट जाने देता है। एक रोज राखी की तबीयत खराब होती है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, उसे बहुत तेज बुखार था, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए काम पर जाती है। लेकिन जब वो सरपंच के दरवाजे पर पहुंचती है तो उसे 10 मिनट लेट हो चुका था। बहुत हो गया तेरा, तू हर रोज लेट आती है। आज से तू सरपंच जी, मेरी तबीयत खराब है, इसी वजह से मैं आज लेट आई हूँ। एक तो लेट आई है, ऊपर से जुबान लड़ाती है। अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर सरपंच पास रखी हुई लाठी उठाता है
और राखी को मारने लग जाता है। राखी सरपंच से उसे ना मारने की विनती करती है, लेकिन सरपंच लगातार राखी को मारता रहता है। राखी की तबीयत खराब थी, जिस वजह से ज्यादा पिटने और चोट की वजह से आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। ये क्या किया आपने, इसे मार दिया? हे भगवान, किस मिट्टी के बने हैं आप? सच में आपको देखकर तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप इंसान नहीं शैतान हैं जी, शैतान। मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब हो गया है तो इस समस्या का समाधान निकालना है। सरपंच ऐसा ही करता है, अपने आदमियों को कहकर राखी को पीछे के खेत में दफनवा देता है। लेकिन इधर गांव के लोग राखी के बारे में पूछने आते हैं, तो सरपंच ये कहकर उन्हें वहां से जाने को कहता है कि राखी कई दिनों से काम पर आ ही नहीं रही है। गांव वालों को समझ नहीं आता कि आखिर राखी कहाँ चली गई। राखी के साथ हुए इस हादसे को करीब 2 महीने बीत चुके थे। गांव वाले भी धीरे धीरे राखी को भूल चुके थे। वहीं राखी के दोनों बच्चे अनाथ हो चुके थे। एक रोज देर रात, अगर ये घड़ी दादाजी की नहीं होती तो कब का इसे तोड़ देता। रात भर बजती रहती है। सरपंच के इतना कहते ही घड़ी में से रोने की आवाज आती है और कुछ देर बाद जोर जोर से हंसने की आवाज। सरपंच जब उस घड़ी की तरफ देखता है तो 2 लाल लाल आंखें उसे घूर रही थीं। वो डर जाता है और तुरंत घड़ी की तरफ बढ़कर घड़ी को जमीन पर पटक कर तोड़ देता है और सो जाता है। लेकिन अगली सुबह सरपंच उसी घड़ी की आवाज से उठता है। सरपंच उसे एक बुरा सपना समझकर अपने गांव के पंचायत में निकल जाता है। लेकिन जब वो पंचायत में पहुंचता है तो वहाँ पंचायत खत्म हो चुका होता है। अरे सरपंच जी, अब आने का क्या फायदा? सभी ने आपका इंतजार किया, लेकिन आप अब आ रहे हैं। लेकिन मैं तो समय पर निकला था। मुझे 12 बजे का समय दिया गया था और देखो अभी 12 बज रहे हैं। ये क्या? मेरी घड़ी खराब कैसे हो सकती है? इस घड़ी में तो 2 बज रहे हैं। सरपंच अपने घर की बड़ी सी घड़ी को देखकर आया था। उस घड़ी में असल में राखी की आत्मा का बसेरा हो चुका था और उसी ने सरपंच की घड़ी का समय आगे कर दिया था। ऐसे ही कई दिन चलता है। सरपंच या तो कभी पंचायतों में लेट पहुंचता या फिर वो वक्त से कई घंटे पहले पहुंच जाता। अब की बार फिर से सरपंच उस घड़ी को तोड़ देता है, वो भी सबके सामने। कभी कहते हो इस घड़ी में से रोने की आवाज आती है और कभी आप ये कहते हो कि आपने इस घड़ी को तोड़ दिया था। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है जो दोबारा इस घड़ी को तोड़ दिया आपने? सरपंच कुछ भी नहीं कहता और उस घड़ी को तोड़कर फेंकवा देता है। अगली सुबह फिर से वो घड़ी सरपंच को उठाती है। सरपंच के साथ साथ उसके घर वाले भी हैरान थे। लेकिन कलावती को लगता है कि उस घड़ी से सरपंच के दादाजी का लगाव था, तो सरपंच ने उस घड़ी को बनवा लिया। गुस्सा शांत होने के बाद ऐसे ही समय बीत रहा था। घड़ी से सरपंच परेशान था। एक रोज सरपंच की पत्नी घर पर नहीं होती। सरपंच अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। उस घड़ी में मौजूद राखी की आत्मा सरपंच और उसके दोस्तों की बातें सुन रही थी। तभी उसमें से आवाज आती है, तूने सबको झूठ बोला, तूने मेरा खून किया है, तू खूनी है, खूनी, तू खूनी है सरपंच, एक खूनी है तू। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान थे। तभी उस दीवार घड़ी से 2 लाल आंखें झांकती हुई नजर आती हैं और पल भर में वहाँ एक चुड़ैल प्रकट होती है जो सरपंच का गला दबोच लेती है। लोगों को सच बताता है या फिर तुझे मार कर मैं इस राज को राज रहने दूं? नहीं नहीं, मत मारो मुझे। नहीं, मैं सभी को बताने के लिए तैयार हूँ कि मैंने ही तुम्हें मारा है और अपने घर के पीछे वाले खेत में मैंने ही तुम्हें दफनाया था। क्या तूने अपने घर काम करने वाली एक गरीब नौकरानी का खून कर दिया? तुम जैसे लोगों की वजह से औरतें घर से बाहर निकलना नहीं चाहती। गरीब को दबाने वाले तुम जैसे लोगों को अमीरी का भूत सवार रहता है। सरपंच पूरी तरह से डर चुका था। अब वो अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। इतना ही नहीं, वो सारे गांव वालों को बताता है कि उसने ही राखी को मारा है और वो राखी के बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी उठाता है। लेकिन खून के इल्जाम में उसे सजा होती है और जब सरपंच की पत्नी को इन सब के बारे में पता चलता है तो कलावती राखी के बच्चों को गोद ले लेती है और उनकी परवरिश करने का फैसला लेती है, क्योंकि वो अपने पति के पापों का पश्चाताप करना चाहती थी।